A very good morning to everyone. Welcome back to the channel. So, in today's class, we'll be discussing a few important questions of chapter 1, Matter in Our Surroundings, and this is the fourth and last lecture of this chapter. तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें गरम खाने की स्मेल बहुत दूर से भी आ जाती है, राइट? बट अगर मेरे को ठंडे खाने की स्मेल सूंघनी है तो आई हैव टू गो वेरी क्लोज टू द फूड। क्यों? So the smell of hot sizzling food reaches several meters away because the particles of hot food possess more kinetic energy when compared to the particles of cold food। ये हमने कंसेप्ट पहले भी पढ़ा है, हमने कंसेप्ट पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? Kinetic energy refers to the heat energy which helps in the movement of particles, right? तो अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि मेरा टेम्परेचर ज्यादा है। अब मेरे हॉट फूड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा है। एंड वाइस वर्सा मेरी काइनेटिक एनर्जी कम होती है अगर मेरा टेम्परेचर कम होता है, जो कि केस हो गया मेरा कोल्ड फूड के अंदर। ठीक है, तो सेम चीज ये लिखी है कि जब हॉट सिजलिंग फूड होता है उस फूड के अरोमा की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो ज्यादा होती है, मतलब उसके पार्टिकल ज्यादा तेज मूव करते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू कोल्ड फूड के। तो नोट पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विच मीन्स दैट द पार्टिकल्स विल मूव फास्टर। ओके, पहला क्वेश्चन इजी था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई एम सॉरी, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, विल हैव टू डील विद द कफिंग, आई एम सो सॉरी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डेंसिटी, इंक्रीजिंग डेंसिटी के हिसाब से हमें इन सारी चीजों को नोट डाउन करना है, अरेंज करना है। तो अब डेंसिटी हमने पहले तो पढ़ा ही नहीं, तो डेंसिटी क्या चीज होती है मैम? तो डेंसिटी रेफर्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी चीज का मास अपॉन में उसका वॉल्यूम इज मेरा डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। अब अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम डेंसिटी किस चीज की होगी आपके हिसाब से? एयर की। ठीक है, एयर इज अ गैस। वैसे अगर हम उसकी बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, हमें स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होते हैं, राइट? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे कम गैस की होती है, क्यों? क्योंकि सबसे कम मास उसका ही होगा। ठीक है, सेकंड मास के हिसाब से देख रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद लिक्विड आएगा एंड फिर सॉलिड आएगा। तो फिर इस हिसाब से क्या करेंगे? सबसे पहले आएगा हमारा एयर विच इज अ गैस। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज बाद में इसलिए आया है क्योंकि उसके अंदर थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू एयर। फिर आता है कॉटन, देन वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और है कि मैम कॉटन कैसे पहले हो सकता है वाटर से? कॉटन इज अ सॉलिड सब्सटेंस। बेटा कॉटन जो होता है ना उसके अंदर बहुत सारे एयर पॉकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। तुम कभी भी अगर कॉटन लेके, कॉटन का एक ब्लॉब लेके अगर तुम कभी भी पानी पे छोड़ दोगे ना, यू विल ऑलवेज नोटिस कि कॉटन जो है वो ऊपर तैर रहा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉटन के अंदर माइन्यूट स्पेसेस होती है जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। माय गॉड, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, जो कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा। बट व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? आइस तो सॉलिड होती है, वाटर हमारा लिक्विड होता है, तो फिर आइस वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? तो ice is a solid, but it floats on water due to its structure. The molecules of ice make a cage-like structure
which has a lot of vacant spaces, it makes the ice float. तो आइस जो है वो फ्लोट क्यों करती है, इवन वो सॉलिड है। अब ये ध्यान रखना, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ना, लिक्विड से ज्यादा होती है, क्योंकि उसका मास और वॉल्यूम दोनों लिक्विड से ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर इवन दो आइस हमारा क्या है, सॉलिड है, वाटर हमारा लिक्विड है, तो फिर आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? आइस वाटर के ऊपर फ्लोट इसलिए करती है क्योंकि आइस जो होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, एंड इट इज लाइक अ केज। ओके, सो द यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर के अलावा आप ये भी लिख सकते हो दैट इट हैज अ लॉट ऑफ वेकेंट स्पेसेस। अब वेकेंट स्पेसेस का मतलब खाली जगह होती है, खाली जगह है इसका मतलब एयर फील्ड है। अब उसके अंदर अगर एयर फील्ड है ना, तो सिंपल सी बात यही है, उसकी वजह से मेरी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही मेरी डेंसिटी डिक्रीज होती है, आइस मेरा जो है वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है वाटर के ऊपर। आई होप ये वाला समझ आया। ये वाला क्वेश्चन 3 मार्कर में आने के चांसेस है थोड़े से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का आएंगे। 1 मार्कर, 2 मार्कर में भी आ सकते हैं, 3 मार्कर भी आ सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब हमें ना केल्विन से सेल्सियस जाना है। ठीक है। एक बहुत छोटी सी बात नोट करने वाली है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। अगर मुझे केल्विन को डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 273। इसका मतलब मुझे, अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आराम से सोचना। केल्विन जो होता है ना, मेरा न्यूमेरिकल डिजिट्स में मतलब नंबर्स में बड़ा होता है। ठीक है। लेकिन वैल्यू वाइज मेरा सेल्सियस बड़ा होता है। ठीक है। अब अगर मैं न्यूमेरिक में बात कर रही हूँ, तो न्यूमेरिक में अगर ये 300 है, ठीक है, मुझे 300 में से कुछ ऐसा प्लस या माइनस करना है, ठीक है, जिसके अंदर से मेरा एक छोटा नंबर आ जाए। ठीक है। मैं माइनस करूंगी पहली बात तो, क्योंकि मैं नीचे जा रही हूँ, राइट। तो मेरे को इतना तो समझ आ गया कि मैम माइनस करना है। अब माइनस क्या करना है? माइनस करना है 273 केल्विन। ठीक है। समझ आया? तो क्या कर, अब सब क्या समझ आया कि मेरे को केल्विन से अगर सेल्सियस जाना है, मुझे बड़े नंबर से छोटे नंबर जाना है, तो आई सब्ट्रैक्ट 273। एंड अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन आना है, मुझे बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो आई प्लस 273। ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर रखा है 273, और यहाँ पे भी 273, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो 300 माइनस 273 विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एंड 573 माइनस 273 विल बी 300 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? ये ध्यान रखना, केल्विन टू सेल्सियस जाना है सब्ट्रैक्ट होगा, सेल्सियस टू केल्विन जाना है ऐड होगा। ओके। Moving on to the next question. The next question says, what is the physical state of water at 250 degrees Celsius? हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था? मेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है मेरा? 0 डिग्री सेल्सियस। मेरा बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या पढ़ा था हमने? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब 0 से 100 के बीच में क्या हो रही होगी? कन्वर्जन हो रही होगी। किस में कन्वर्जन हो रही होगी? मेल्ट हो गया। देखिए, ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि मेल्ट का मतलब ये होता है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रही है। तो इससे ऊपर का सारा सॉलिड, इसके बाद का सारा लिक्विड टिल 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या पढ़ा था? बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले सारा लिक्विड और बाद में सारा का सारा गैस। तो अब आ जाओ, 250 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? ये हो गया गैसियस फॉर्म में, या फिर गैस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा ये। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे मैम हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो हम इसमें लिखेंगे कन्वर्जन
कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस। ठीक है, समझ आ गया? ये ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर्स याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उसके लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है जब चेंज ऑफ स्टेट हो रही होती है। हमने ये कंसेप्ट शायद लेक्चर 2 के अंदर भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था लेटेंट हीट के बारे में, राइट? लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट रेफर्स टू द हिडन हीट। और लेटेंट हीट हिडन क्यों होती है? दो रीजंस पढ़े थे हमने उसके, तो यही लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। पढ़ लेते हैं आंसर क्या बोल रहा है। फॉर एनी सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट रेफर्स टू द हिडन हीट। देखिए, नाइन्थ के अंदर ना देयर इज वेरी मच इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग श्योर कि आप जो आंसर लिख रहे हैं ना उसको ढंग से फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, आंसर सबसे पहले, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर में, 5 मार्कर में। ठीक है, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसका आंसर एक डिफाइंड वे में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी चीज को मेंशन कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग द डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लेटेंट हीट को मेंशन किया, तो आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट। ओके, तो latent heat refers to the hidden heat which helps in the conversion of the state of matter। ये हो गई मेरी definition। अब I'll write the answer। ठीक है, the molecules use the heat energy supplied to overcome the force of attraction between the particles as well as some of the heat gets hidden into the contents of the beaker। ये हो गए मेरे दो solution। सबसे पहले ये हो गया, सबसे पहला हमने यही पढ़ा था ना कि जो भी मैं लेटेंट हीट या फिर जो भी मैं हीट सप्लाई करती हूँ, वो सारी की सारी यूज हो जाती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मतलब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए सारी की सारी हीट जो होती है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए मेरा कौन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ द हीट गेट्स आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द कंटेंट्स ऑफ द सेल। तभी जो मेरा पतीला या फिर जिस भी बर्तन में अगर आप पानी गर्म कर रहे हो, वो पूरा पतीला गर्म होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये रहा कि द पार्टिकल्स एज वेल एज सॉरी एज वेल एज द हीट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। तो ये आपके दो पॉइंट्स हो गए। 2 marks for this and 1 mark for mentioning latent heat and the definition। ऑलराइट, साइंस के अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा, टीचर वुड एक्सपेक्ट यू टू राइट ओनली द की पॉइंट्स एंड नॉट लॉन्ग स्टोरीज नाउ बिकॉज यू आर इन अ हायर ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। एक डेजर्ट कूलर जो होता है वो हॉट ड्राई डे पे क्यों बेटर कूलिंग करता है? डेजर्ट कूलर क्या होता है? वो जो कूलर नहीं होता हमारे घर पे यूजुअली, उसे डेजर्ट कूलर बोलते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा ठंडक क्यों करता है हॉट ड्राई डे पे? पहले दिन के बारे में बात कर लेते हैं। हॉट ड्राई, हॉट ड्राई का मतलब क्या है? हॉट का क्या मतलब है कि मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, राइट? ड्राई का मतलब क्या है कि मेरा ह्यूमिडिटी का लेवल कम है। ठीक है, हमने फैक्टर्स में दोनों फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था ना इवापोरेशन के। हमने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो फिर मेरा इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। उसके लिए हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। और अगर मेरी ह्यूमिडिटी कम होगी तो भी क्या होगा? मेरा इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ेगा। क्यों? ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, तो अगर मेरे सराउंडिंग्स में वाटर वेपर कम है, मेरा एनवायरनमेंट ज्यादा और होल्ड कर सकता है, तो इवेपोरेशन क्या होगा? जल्दी 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 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बोल रहा है? डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे बिकॉज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर मेरा बढ़ा हुआ है, एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिक्रीज। Increase in temperature leads to an increase in evaporation as well as a decrease in humidity leads to an increase in evaporation. That's why my desert cooler cools better on a hot dry day।
Moving on to the next question. How does water kept in an earthen pot becomes cool during समर? earthen pot क्या होता है? मटका होता है ना मूवीज में, या फिर आपके शायद घर पे भी मटका होगा। अगर मटका होता है ना तो मम्मी यूजुअली फ्रिज में पानी नहीं रखती ठंडा। क्यों? क्योंकि वो जो मटका होता है ना वो पहले ही पानी को ठंडा कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि earthen pot जो होता है ना, मटका जो होता है ना, उसकी सरफेस पे ना छोटे 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 माइन्यूट होल्स होते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होती रहती है। और हमने ये पढ़ा है कि इवेपोरेशन जब होती है तो कूलिंग कॉज होती है। ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा क्या है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। आंसर कैसे फ्रेम करना है? एन earthen pot हैज अ लॉट ऑफ पोर्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। इन पोर्स की वजह से क्या होता है? द वाटर oozes फ्रॉम these pores एंड गेट्स इवेपोरेटेड। पानी जो है इन पोर्स में से निकलता है और वो इवेपोरेट हो जाता है एट द surface ऑफ द pot, thus causing cooling. This makes the water inside cool. Next question we go. Question number 9 ये बोल रहा है, why does our palm feel cold when we put some acetone on it? हमारा जो पाम है, हमारा जो हाथ है, वो ठंडा क्यों होता है जब हम उस पर एसीटोन रखते हैं? एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर भी बोल सकते हो आप। तो इसका आंसर ये है कि जो एसीटोन होता है ना वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, एसीटोन जो होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है, तभी उस पर डबल कवरिंग होती है। और एसीटोन जैसे ही इवेपोरेट होता है, हमने पता है कि जैसे ही इवेपोरेशन हुआ वहां के गर्म वाले पार्टिकल्स गए। अब वहां गर्मी नहीं है तो वहां पर क्या होगी? ठंडक होगी। तो इस वजह से एसीटोन इवेपोरेट्स व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर। एसीटोन जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है। तो द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग सेंसेशन इन आवर पाम। ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 10. Why are we able to sip hot tea faster from a saucer rather than a cup? सॉसर क्या होता है? हमारे घर पे यार वो आलीशान कप होते होंगे ना, जिनकी नीचे एक प्लेट होती होगी, ऊपर से एक छोटी और प्लेट होती होगी कवर करने के लिए, जब मम्मी से तब निकालते होगी जब गेस्ट आते होंगे। उसमें से वो जो नीचे वाली प्लेट होती है ना उसे सॉसर बोलते हैं। ठीक है, तो सॉसर में चाय ज्यादा जल्दी क्यों ठंडी हो जाती है व्हेन कंपेयर टू अ कप? इसलिए होता है, हमने फैक्टर्स पढ़े थे इवापोरेशन के। उसमें एक फैक्टर था सरफेस एरिया। हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं सरफेस एरिया में ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर दूं तो फिर क्या होगा? मेरा इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? हमने एग्जाम्पल भी लिया था उसके लिए। हमने ये लिया था कि अगर मैं टावल को स्क्रंच अप करके या फिर इकट्ठा करके डालूंगी तो वो सूखने में ज्यादा टाइम लेगा अगर मैं उसे खुला करके डालूंगी, है ना? तो सेम चीज यहीं पर है कि अगर मैं चाय को सॉसर में डालूंगी, सॉसर जो है वो बड़ा है एक कप से, तो सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा? इवापोरेशन ज्यादा होगी। कप में ठंडा होने में टाइम लगेगा गर्म टी को। ठीक है, तो आंसर में यही लिखा है that we are able to sip hot tea faster from a saucer than a cup because of the surface area of the saucer is more. saucer का जो surface area है वो ज्यादा होता है। ठीक है, rate of evaporation increases due to increase in surface area. The tea will cool down in the saucer faster when compared to the cup. ये ना बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट लग रहे हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। ऐसा ही है मोस्टली हर एक क्वेश्चन में कहीं पर इवेपोरेशन का कंसेप्ट लग रहा होगा, कहीं पर लेडेन हीट का कंसेप्ट लग रहा होगा, कुछ भी कहीं पर भी लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये कहता है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? ज्यादा सिवियर बर्न्स कौन कॉज करता है? ज्यादा चोट हमें कौन कॉज करेगा? बॉइलिंग वाटर कॉज करेगा या फिर स्टीम कॉज करेगी? स्टीम कॉज करेगी। स्टीम क्यों कॉज करेगी? सबसे पहली बात ध्यान रखिए, बॉइलिंग वाटर और स्टीम की जब बात हो रही है ना, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट की उस टाइम पे बात हो रही है, जब मेरी स्टेट कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, तो फिर हमें इतना पता है कि जब हमारा इंटर कन्वर्जन एग्जिस्ट करता है तब मेरी लेटेंट हीट एग्जिस्ट करती है। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना
जिसके पास भी लेटेंट हीट ज्यादा होगी ना, ठीक है, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, और वो ज्यादा तेज मूव करेंगे। अगर वो ज्यादा तेज मूव करेंगे दिस मीन्स वो ज्यादा गर्मी देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस will produce more severe burns as extra heat is hidden in it is called latent heat। स्टीम के अंदर ना लेटेंट हीट ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जस्ट अभी कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो लेटेंट हीट अगर जिसमें ज्यादा है, हीट जिसमें ज्यादा है, उस वजह से क्या होगा, वो ज्यादा मुझे ज्यादा दिक्कत देगा। तो स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ज्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है, हमें वो ज्यादा सिवियर बर्न्स कॉज करता है। whereas the boiling water does not have this hidden heat but lesser than the steam। sorry, it does have this hidden heat but वो कम है steam से। क्यों? क्योंकि मैंने कन्वर्ट करने के लिए पानी को और लेटेंट हीट दी थी, जिसकी वजह से सारी की सारी लेटेंट हीट स्टीम के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेटेंट हीट के कंसेप्ट के अंदर, बट वो एक बहुत छोटू सा कंसेप्ट है, ऐसा कोई दिक्कत रहने की बात नहीं है। And with that, do we have any more questions? No. Alright, with that, this chapter comes to an end. We are done with everything in the chapter. I really hope you liked all the videos. Our team has worked very hard on these videos, and we really hope that you are going to provide us with also support in the next upcoming chapters as well. Thank you so much. Meet you in the next chapter. Bye bye.